The 64th BPSC mains result is out. I congratulate those students who are going to appear in interview. This video is going to help you in your interview. What questions will come from which sector in interview? I am going to explain each topic and each sector. Please be with me for a whole video and you will be definitely benefited. So I have divided in categories. The first is introduction, background. In the background, you will be asked from both backgrounds, family background and educational background. And the other is hobby, regional. Regional means what? Where you belongs to. The state, your home state, home district and hometown. Jobs, which jobs, if you are in a job, if you are a fresher, then no problem. And if you are in a job, then the question will come related to the job, your experience. And the current issue. Current issue is more dynamic. You have to be very much careful in this sector because current affairs is not just a current affairs. Current affairs will cover three different parts. One is from global sector, the current affairs, the news which is going to affect global, international. Global means international, another is national, and the very much important is Bihar. And another civil services. In civil services, you have to think about 3H. 3H means what? Why, how, and what. Why you are going to join civil service, and what is civil service, and how it's going to benefit you, and how you are going to benefit civil services indirectly the society. So we are going to focus every segment of this topic that we have written on the board. सो सबसे पहले हम परिचय के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न की शुरुआत जो होती है वो आपके इंट्रोडक्शन से ही होता है बीपीएससी इंटरव्यू का या कोई भी इंटरव्यू का बोर्ड का। तो आपको अपना इंटरव्यू में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और जो इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना, अब डेट ऑफ बर्थ से तो क्वेश्चन आने की संभावना नहीं ही रहती है, लेकिन आपके बैकग्राउंड से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। आपके फैमिली और बैकग्राउंड में दो हमें देखना है, एक फैमिली बैकग्राउंड और दूसरा हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करनी है। फैमिली बैकग्राउंड का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन से आपकी फैमिली जुड़ी है तो वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, या फिर कुछ बिजनेस वगैरह आपका घर का है तो वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर में आपकी पूरी फैमिली लगी है तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर किस तरीके से एग्रीकल्चर में सुधार की आवश्यकता है, या फिर आपने क्या वहाँ पर फील किया। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड में हम दो देखेंगे, एक अपना एकेडमिक देखेंगे, जैसे आपने बी ऑनर्स में क्या रखा था, एमए में क्या रखा था, और दूसरा कि आपने इस बीपीएससी एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वहाँ से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है या फिर एमबीबीएस किया है या फिर जो भी कोर्स आपने किया है, उस प्रश्न से भी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शनल पे तो आपको कम मेहनत होगा क्योंकि आपने मेंस दिया ही है, तो इस पर थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको भी तैयार करके जाना पड़ेगा। उसके बाद है हॉबी। कौन सा हॉबी? आपने जो अपने मेंस फॉर्म में आपने जो डाला था अपना हॉबी, तो आप उसके बारे में प्रश्न आने की संभावना है। तो आप अपने हॉबी के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट करके जाएं कि किस तरीके से प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं पहले भी और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। आपको होम स्टेट से हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे करंट अफेयर से जोड़कर प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से अगर देखते हैं कि आपका स्टेट और ये जो करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर दिया है बिहार में, ये दोनों को आप कनेक्ट करेंगे तब ये जा करके एक बेहतर बन पाएगा आपका मिश्रण। तो स्टेट आपको जैसे बीपीएससी देने जा रहे हैं तो अपने बिहार के बारे में डिटेल्स आपको पढ़ना है। बिहार स्पेशल, बिहार के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ के बारे में आपको पढ़ना है। जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है वो देखना है। जो जियोग्राफिकल यहाँ की विशेषताएँ हैं वो देखना है कि मीन्स विच पार्ट ऑफ बिहार इज़ नोन फॉर विच थिंग्स, तो ये भी आपको जानना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप ये देखें कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसकी कौन सी ऐतिहासिक ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उसे देखना है। या फिर वहाँ की जो ज्योग्राफिकल विशेषताएं हैं, वहाँ की मिट्टी किस तरीके की पाई जाती हैं, ये आपको देखना है। और अगर करंट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो आपको वो भी याद करके जाना होगा। और होम टाउन, तो इन सब के बारे में ये रीजनल आपको पार्ट ध्यान देना होगा। अगर आप जॉब में हैं तो उस जॉब से प्रश्न
आने की संभावना है और उस जॉब से जब प्रश्न आने की संभावना है तो बाकी सेगमेंट से आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर पहले से जॉब में होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन से वहीं से आते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, बाकी के सेगमेंट से कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई जॉब है तो उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, आप जिस पोस्ट पे थे, कौन से आपकी ड्यूटीज़ थे, आपने क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस आपने लिया, ये सब प्रश्न वहाँ से आपके आएंगे। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक तो ग्लोबल हमें देखना है, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हूँ जो अभी करंट में चल रहे हैं और मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर मैं करूँ, जिस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ अपने इंटरव्यू के लिए। तो एक तो कोविड-19 है, तो कोविड-19 जैसे ही हम टॉपिक लेंगे तो कोविड-19 ग्लोबली कैसे इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल 19 का इंडिया में क्या इफेक्ट है नेशनल लेवल पे, और बिहार में इफेक्ट क्या है, उसके किस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उसे टैकल किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, और किस तरीके से इसे किया जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो इंटरव्यू है, जैसे पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में परीक्षा होते हैं, तो द पीटी एग्जामिनेशन इज मोस्टली अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट। इट मीन्स द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज मिक्सचर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट, while the mains examination is totally concept based, where you have to give solution of the problems। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी देने हैं, यहाँ आपको प्रॉब्लम्स भी बताने हैं, उसको समझाने हैं। तो यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दोनों है। आपको प्रॉब्लम को समझना है और प्रॉब्लम को सोल्यूशन को भी बताना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वे ऑफ डिलीवरिंग योर मैसेज, द वे ऑफ डिलीवरिंग योर सोल्यूशन बिफोर द बोर्ड। ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है इंटरव्यू में। तो आपको सोल्यूशन बताना है कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, और उससे आपको वहाँ पर बताना होता है, इंटरव्यू में उसे डिलीवरी करना होता है। तो ये हमें देखना है कि कोविड-19 का वर्ल्ड वाइड क्या प्रॉब्लम है। और जैसे ही कोविड-19 की बात आती है तो WHO की भूमिका है, तो WHO का स्टडी आप करके जाएंगे। अब WHO के बारे में जो चाइना और USA के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ WHO को लेकर के, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। तो कोविड-19 है, कोविड-19 आप हर जगह ग्लोबली, नेशनल और बिहार, मैंने करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में भागा, मैंने डिवाइड किया इसे, ग्लोबल, नेशनल और बिहार। तो तीनों में कोविड-19 के बारे में आपको समझना है, इसके बारे में किए जाने के प्रयास के बारे में भी समझना है। और फिर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आपको एक तो इंडो चाइना, अभी फ़िलहाल इंडो चाइना महत्वपूर्ण, चाइना तो ऐसे ही महत्वपूर्ण है हर जगह से, क्योंकि कोविड-19 जो बीमारी, जो वायरस है, इसमें चाइना से ही इसका ओरिजिन है, सबको पता है। और ये काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि इसे ट्रंप के द्वारा चाइनीज वायरस भी कहा गया। तो चाइना ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से। दूसरा, भारत के लिहाज से इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी वहाँ पे तनाव, खास करके गलवान घाटी में तनाव चला, और एक तनाव का लंबा इतिहास रहा है भारत और चीन के बीच में। तो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि भारत और चीन के बीच में इस तरीके से तल्खियाँ होती रहती हैं। पहला तो कारण है ही कि बॉर्डर जिसके साथ शेयर होगा उसके साथ डिस्प्यूट तो होगा ही, लेकिन बॉर्डर शेयरिंग के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल भी ऐसे हैं, इंसिडेंट हैं जो इस मुकाम पर खड़ा किए हैं आज। तो उसकी पूरी तरह से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपके पास एक बेहतर सोल्यूशन भी होना चाहिए जिससे आप सुझाएंगे वहाँ पर पूछे जाने पर। तो आपको चीन के बारे में देखना, नेपाल, इंडो नेपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, क्योंकि सिचुएशन इज टर्निंग अराउंड, तो वो देखना है। रसिया के बारे में, इंडो रसिया हमेशा से इम्पोर्टेंट है। ईरान अभी इम्पोर्टेंट है, खास करके चाहबार जो भारत वहाँ पर डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ भी आई है कि ईरान इज़ मूविंग टुवार्ड्स चाइना, तो ये हमें देखना है। ईरान और यूएस, इंडिया यूएसए तो हमें देखना ही देखना है। तो ये काफ़ी, हाँ इंडो पाक भी देखेंगे, इंडो पाक तो है ही इम्पोर्टेंट, तो आप इंडो पाक भी देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर फोकस वाला एरिया ये रहने वाला है मेरे समझ से। और नेशनल में अगर हम देखेंगे तो नेशनल में कोविड-19 तो है ही, इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है, और दूसरा जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उससे प्रश्न आने की संभावना है। जैसे डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार गवर्न करती है, चुने जाने के बाद भी देखते हैं कि बनी हुई सरकार गिर जा रही है, फिर वहाँ पर उठा पटक सरकार में हो जा रहा है, तो इसे या फिर बहुमत किसी और को मिल रहा है, पार्टी कोई और बना रही, सरकार कोई और बना रही, जैसे महाराष्ट्र में हुआ या फिर एमपी में हुआ कि एमपी में बहुमत किसी और पार्टी को मिला, सरकार चलने लगी, फिर वहाँ पर चेंज हो गया।
तो इससे प्रश्न एक डायरेक्टिव नहीं पूछेगा कि वहाँ पर क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। आपसे यह पूछेगा कि इसका प्रोसेस क्या है, और यह आपसे पूछेगा कि क्या यह संवैधानिक संकट है और इसके उपाय क्या होने चाहिए, क्या कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। दूसरा हमें देखना है जो नक्सलिज्म हमें देखना है। उसके बाद क्राइम देखना चाहिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश में क्राइम देखा, तो पॉलिटिक्स विद क्राइम वो आपको मिला करके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस पे भी आपको रेडी रहना है, प्रश्न को किस तरीके से आपको आंसर देना है। हम आगे वह भी बात करेंगे कि पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या क्या इसका सोल्यूशन होगा, क्या क्या होगा, पूरी तरह से हम करेंगे इस वीडियो में। बस हम इस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो दूसरा, नक्सलिज्म से प्रश्न तो आने की संभावना है ही। और बिहार का खास करके बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में दो बड़ी चुनौतियां हैं बिहार के सामने। नॉर्थ बिहार में फ्लड की समस्या और साउथ बिहार में ड्राउट की समस्या है। मतलब बाढ़ की समस्या उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में आपके सुखाड़ की समस्या रहती है। दक्षिणी बिहार जैसे औरंगाबाद हो गया, गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधर समस्या है। तो इस दोनों समस्या से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपसे है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या है। तो जैसे ही आप फ्लड की बात करेंगे उत्तर बिहार में, आप देखते हैं कि हर साल हज़ारों की संख्या में जान जाती है, कितने संसाधन रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। तो इसमें फ्लड के बारे में आपको बताने से किस तरीके से किया जा सकता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होता है, जैसे हर साल पता है कि हर साल आना ही आना है, फिर भी क्या कमी रह जाती है कि हर साल नुकसान करीब उतना ही हो पाता है। तो ये हमें देखना है। ये तो एक फ्लड नेशनल के साथ साथ नेशनल कलामिटी फ्लड आता है, तूफ़ान देखते हैं आपकी उधर दक्षिण भारत में तूफ़ान, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, अभी असम में बाढ़ चल रहा है। तो एक नेशनल वे में भी हमें देखना है, और फिर जब बिहार के बारे में भी हमें स्पेशल देखना है इसमें। तो बिहार की समस्या अगर हम देखें तो बाढ़ तो है ही, सुखाड़ यहाँ की दो समस्या है। और पिछले साल आपने देखा था कि पटना में जिस तरीके से जाम की समस्या, और पटना एक तरह से डूब चुका था, तो वो था कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का जो जल निकासी व्यवस्था है, वो जल निकासी व्यवस्था के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और उसे भी आपको कंप्लीट करके जाना है। तो जल निकासी व्यवस्था में आपको नगर निगम के बारे में भी देखना है। नगर निगम का ही ड्यूटी होता है, तो कौन से ड्यूटी किससे है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यह भी हमें देख लेना है। वो ज़्यादातर मोस्टली स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये सब ये ज़रूरी है। अब फिर आपने भी देखा है जो ब्रिज अभी हाल ही में टूटा है, तो इसके भी प्रश्न, ये डायरेक्ट प्रश्न ये आ सकता है कि किस तरीके से करप्शन है, और करप्शन के माध्यम से इस तरीके का होता है। तो उस पर भी आपको, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियर्स है वो देखना है। क्राइम के बढ़ता हुआ रेट, क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, और इवन क्राइम में पुलिस की भी भूमिका है, यह भी देखना है। तो पुलिस सुधार, किस तरीके से पुलिस में रिफॉर्म किया जाता है, तो ये से भी प्रश्न आने की संभावना है। तो रिफॉर्म्स इन पुलिस टॉपिक भी कवर होना चाहिए। और कोविड-19 का इफेक्ट बिहार में, उसको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, कहाँ फेलियर है, और किस तरीके से किया जाता कि बेहतर होता, ये बताना है। फिर हमें देखना है कि सिविल सर्विसेज के बारे में। तो सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने अभी बताया, इसमें ट्रिपल एच हमें देखना है। वाई, हाउ, व्हाट। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अपना एक आंसर तैयार करना है। आंसर जो तैयार हो सिर्फ एक आइडियल ना हो, बल्कि उसका एक आधार भी होना चाहिए। तो भी आप तैयार करके जाएंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप अपनी इच्छा बताएं क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे एक राष्ट्र सेवा, देश सेवा, समाज सेवा तो है ही, बेरोज़गारी भी एक समस्या है। इसके अलावा आपका जो पैशन है, वो पैशन क्या है, आप चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो कौन सी, क्या ऐसी कोई घटनाएं थी जो आपको प्रेरित की हैं। तो जो ओरिजिनल चीज़ है आपकी, उसे आप निखारिए, आप उसे बेहतर एक शब्द दीजिए कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएँ, उस पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा है हाउ, इस सिविल सर्विसेज में आप कैसे कर सकते हैं उसमें, और क्या है सिविल सर्विसेज, किस तरीके का एक ढांचा है देश में, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, तो ये भी आपको बताना है। और ये कैसा है कहने का मतलब यह हुआ कि सोसाइटी में, या फिर भारतीय संविधान में, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। उसमें जो सिविल सर्विसेज का जो ढांचा है वो कैसा है, और किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है सोसाइटी पे। ये न होता तो क्या होता, और इसमें किस तरीके से पूरे भारतीय का जो प्रशासनिक तंत्र इस पे खड़ा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। हो सके कि नहीं भी कहा जा सकता है, लेकिन आपको तैयार तो रहना ही होगा इसके लिए। फिर आपको बताना है व्हाट इज सिविल सर्विसेज, ये क्या है,
ये आपको बताना है। और इस पे ये देखना है कि क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, आप अंदर जाने के बाद सिस्टम में क्या सुधार करना चाहोगे। तो ये सब चीज़ें आपको एक सिविल सर्विसेज के बारे में तैयार करके रखना है। ये भी है, प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपको ये करेंट अफेयर्स है और बिहार स्पेशल है, ये दो ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए है। अब इसमें हमें देखना है कि हमें करना क्या है। इतनी सारी तो इन्फॉर्मेशन आप ले लेंगे, जानकारी आप रख लेंगे, कॉन्सेप्ट आप ले लेंगे, लेकिन इसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इंटरव्यू बोर्ड में जब हम बैठते हैं उस वक्त, तो सबसे पहले है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने लिया। दूसरा, इन्फॉर्मेशन का एक नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है? इन्फॉर्मेशन मीन्स जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू हैव, और जो नॉलेज मीन्स होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्सेप्ट में जब मिल जाता है। जैसे कोई आपने न्यूज़ अभी पढ़ा और उस न्यूज़ के आप तह तक चले गए, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल इसका पड़ेगा, तो ये नॉलेज हो जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद किस तरीके से आप उसे डिलीवर कर रहे हो, ये नॉलेज और कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसे किस तरीके से आप बोर्ड के सामने डिलीवर कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और दूसरा है कि आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे और उसको सॉल्यूशन भी, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक पूरे इंटरव्यू के बारे में इन चीज़ों पर आप देखेंगे जिसमें हमने चर्चा किया, और आपको तैयारी करना है। फिर एक एक किसी अगले वीडियो में हम कोई एक टॉपिक पर लेकर के आएंगे, जैसे करंट वगैरह कुछ मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हुआ कि किस तरीके से हमें इंटरव्यू के बारे में पूरी तरह से तैयारी करना है और किन किन सेगमेंट से प्रश्न पीछे आए हुए हैं। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।